सोचिए क्या साइंस में एक जोरदार क्रांति आने वाली है। आज हम इसी कमाल के सवाल की गहराई में उतरेंगे। देखिए, होमर ने सदियों पहले कहा था कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तभी बड़ी बड़ी खोजें होती हैं। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां नॉलेज सबके लिए हो और डिस्कवरीज हम सब मिलकर करें। लेकिन जरा रुकिए, क्या आज का साइंस सच में ऐसे ही काम करता है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस सच्चाई से। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। आखिर वो कौन सी दीवार है जिसे तोड़ने की कोशिश हो रही है? ये है साइंस के सिस्टम में अटकी हुई रुकावटें। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या क्या है। फंडिंग, वो तो बस कुछ गिने चुने लोगों के पास जाती है। रिसर्च पेपर्स, उनके लिए तो भारी भरकम सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। और रिव्यू प्रोसेस, उफ, इतना धीमा कि सालों लग जाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि कई बार जो रिसर्च पब्लिश हो चुकी है उसके रिजल्ट्स को कोई दूसरा साइंटिस्ट आसानी से आजमा भी नहीं सकता। मतलब पूरा सिस्टम ही अटका हुआ है जो प्रोग्रेस को रोक रहा है। यहां देखिए, एक तरफ है पुराना सिस्टम, अकेले लोगों का कंट्रोल, सब कुछ धीमा और बंद दरवाजों के पीछे। और दूसरी तरफ है एक नया सपना जहां कम्युनिटी मिलकर फैसले ले, काम तेजी से हो, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो और दरवाजे सबके लिए खुले हों। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस कहानी का हीरो कौन है? मिलिए विकेंद्रीकृत विज्ञान से, या शॉर्ट में कहें तो डीसाई, ये साइंस करने का एक बिल्कुल नया अंदाज है। इसका मकसद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाना जो ज्यादा खुला हो, सबके लिए बराबर हो और जिसमें सब मिलजुल कर काम कर सकें। ऐसी जगह जहां हर कोई अपना योगदान दे सके और इसका फायदा भी उठा सके। इस तस्वीर को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। जो पुराना साइंस का तरीका है उसमें कुछ गेटकीपर्स होते हैं, मतलब कुछ लोग या संस्थान जिनके हाथ में सारा कंट्रोल होता है। डीसाई इन्हीं गेटकीपर्स को हटाकर एक जाल जैसा नेटवर्क बनाना चाहता है। एक ऐसा नेटवर्क जहां इंफॉर्मेशन आजादी से, बिना किसी रोक टोक के सब तक पहुंचे। अच्छा, तो ये सब होगा कैसे? जवाब है वेब3 टूल्स में। पहला है ब्लॉकचेन। सोचिए, ये एक ऐसी डिजिटल डायरी है जिसमें जो एक बार लिख दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर आते हैं डाओज। ये ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं जिनका एक कॉमन बैंक अकाउंट होता है और सब मिलकर वोट करके फैसले लेते हैं। टोकन्स का इस्तेमाल होता है रिसर्च को फंड करने और लोगों को उनके काम का इनाम देने के लिए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऑटोमेटिक रूल्स हैं जो अपने आप काम करते हैं जैसे ही कोई शर्त पूरी होती है। चलिए अब इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं कि डीसाई साइंस की सबसे जरूरी चीजों में से एक, यानी रिसर्च को पब्लिश करने के प्रोसेस को कैसे बदल सकता है। इस नए मॉडल का नाम है ABCDEF पब्लिशिंग, और इसका बस एक ही मकसद है, जो पब्लिशिंग का पुराना, धीमा और घिसा पिटा सिस्टम है उसे शुरू से आखिर तक बदल डालना। अच्छा, अब जरा इस फ्लोचार्ट पर नजर डालिए। हाँ, मानता हूं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पहली बार में, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका हर एक स्टेप पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है और कम्युनिटी के हाथों में है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल का साइंटिफिक और एथिकल रिव्यू दोनों एक साथ हो जाते हैं। इससे टाइम बचता है। फिर कम्युनिटी वोट करती है कि किस प्रोजेक्ट को फंड करना है। मतलब अब फंडिंग का फैसला कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं रहा। रिसर्च के दौरान भी सब कुछ ओपन और ट्रांसपेरेंट रहता है। और आखिर में जब पेपर पब्लिश हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे कोई भी कभी भी बदल नहीं सकता। और पैसा और टोकन्स कैसे घूमते हैं सिस्टम में, ये टेबल सब साफ कर देता है। जो लोग रिव्यू करते हैं उन्हें टोकन्स मिलते हैं, ऑथर्स को रिसर्च के लिए फंडिंग मिलती है और जर्नल को भी उनकी फीस मिल जाती है। मतलब हर कोई जो काम कर रहा है उसको उसके काम का रिवॉर्ड मिल रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सबको सही तरह से मोटिवेट करता है। लेकिन जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डीसाई के वाले भी हैं और इसके खतरे भी। तो चलिए दोनों तरफ की बात करते हैं। इसके फायदे बहुत जोरदार हैं। सब कुछ शीशे की तरह साफ, कोई भी रिकॉर्ड बदल नहीं सकता। फंडिंग के दरवाजे सबके लिए खुले, जो भी काम करेगा उसे इनाम मिलेगा। और डेटा इतना सिक्योर कि कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सच में साइंस को पूरी दुनिया के लिए और सबके लिए बना सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। सोचिए, अगर कुछ लोगों के पास बहुत सारे टोकन्स आ गए तो क्या वही सारे फैसले लेने लगेंगे? इसके आसपास के कानून अभी तक साफ नहीं हैं
और क्या साइंटिस्ट्स इस नई कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहेंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब डीसाई को ढूंढना ही होगा। तो इन सब अच्छाइयों और बुराइयों को देखकर सवाल उठता है, क्या ये सच में अगली साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत है? चलिए देखते हैं कि डीसाई आज असल में कहां तक पहुंचा है। आपको अंदाजा है इसकी मार्केट वैल्यू का? $1 बिलियन से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा साइड प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरा मूवमेंट है जिसके पीछे जबरदस्त फाइनेंशियल पावर है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, असल में काम हो रहा है। वाइटाडाओ जैसे ग्रुप हैं जो मिलकर बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों पर रिसर्च फंड कर रहे हैं। एक हेयर डाओ है जो हेयर लॉस के इलाज पर काम कर रहा है। मतलब ये सब रियल प्रोजेक्ट्स हैं जो डीसाई मॉडल का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया का एक सुपर इंपॉर्टेंट हिस्सा है आईपी एनएफटी। इसको आप एक साइंटिफिक डिस्कवरी का डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप समझ सकते हैं। इसकी वजह से साइंटिस्ट अपनी खोज के लिए आसानी से फंडिंग ले सकते हैं, उसे बेच सकते हैं या लाइसेंस कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजर है। तो आखिर में बस ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, अगले आइंस्टाइन या मैरी क्यूरी की खोज किसी यूनिवर्सिटी ग्रांट से नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हजारों लोगों की कम्युनिटी से फंड हो जो एक डीएओ के जरिए वोट कर रहे हैं? डीसाई का वादा तो यही है। फ्यूचर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये सफर बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है।